फ्रिक्शन की थियरी स्टार्ट की थी। फ्रिक्शन का पहला लेक्चर हुआ था और आज हम फ्रिक्शन में थोड़ा आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ ही न्यूटन्स लॉ की थियरी हमने फिनिश की थी पिछली क्लास में और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूटन्स लॉ का चैप्टर एंड इट इज स्लाइटली डिफिकल्ट। थोड़ा डिफिकल्ट है, लगता है शुरुआत में डिफिकल्ट। अभी आपको ये डिफिकल्ट लगेगा ये टॉपिक, बिकॉज अभी तक आपने ऐसा कोई टॉपिक नहीं किया होगा, इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ा होगा अभी तक जितना दिमाग न्यूटन्स लॉ में खर्च करना पड़ता है। फ्रिक्शन में थोड़ा सा और ज्यादा दिमाग खर्च करना पड़ता है, इसलिए शुरुआत में प्रॉब्लम ना बने तो घबराइए मत उससे। इट इज वेरी नेचुरल एंड वेरी नॉर्मल कि शुरुआत में प्रॉब्लम ना बने, तो लेटर ऑन धीरे 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 प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगी, लेकिन आपको कंटिन्यूअसली एफर्ट डालते जाना है और पूछते जाना है, एफर्ट डालते जाना और पूछते जाना है। ठीक है, तो आज हम फ्रिक्शन में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। तो पिछली क्लास में हमने बात की थी फ्रिक्शन के बारे में, तो दो टाइप के फ्रिक्शंस हम मेनली डिस्कस कर रहे थे। वन वाज स्टैटिक फ्रिक्शन एंड वन वाज काइनेटिक फ्रिक्शन। तो हमने बात की थी, शुरुआत की थी, तो स्टैटिक फ्रिक्शन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है, हम कब बोलते हैं ये फ्रिक्शन स्टैटिक नेचर का है? स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब दो सरफेसेस, पहली बात फ्रिक्शन दो कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच लगेगा एंड पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस लगेगा। परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस नॉर्मल लगता है, पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस फ्रिक्शन लगता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की हमने बात की थी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, इट एक्ट्स बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेस व्हेन देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन द टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस। जब दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच स्लिपिंग नहीं है तब जो फ्रिक्शन लगता है उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो Fs होता है, इट कैन एक्वायर एनी वैल्यू बिटवीन 0 टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। What is limiting friction? Limiting friction is the maximum value of friction which can act between two surfaces. तो static friction is, और इसकी वैल्यू होती है म्यू एस इंटू एन। म्यू एस इंटू एन ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन जो लग सकता है दो कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन एक डिपेंड करता है इंटरलॉक्स की क्वालिटी पे, कि दो कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच इंटरलॉक्स कितने अच्छे बने हैं। तो वो इंटरलॉक्स की क्वालिटी एक तो नॉर्मल बिटवीन द टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस डिपेंड करती है, और दूसरा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हम डिफाइन करते हैं, इन दो चीजों पे डिपेंड करती है। तो Fl इज म्यू एस इंटू एन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। तो Fs इज बिटवीन 0 एंड म्यू एस इंटू एन। इट कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड म्यू एस इंटू एन। दूसरी बात Fk, दिस इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसको? काइनेटिक फ्रिक्शन। ये कब लगता है और कितना लगता है काइनेटिक फ्रिक्शन? तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो कब लगता है? इट एक्ट्स व्हेन द टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस आर स्लिपिंग ऑन ईच अदर। जब दो कॉन्टैक्ट सरफेस एक दूसरे पर स्लिप कर रही हो तब जो फ्रिक्शन लगता है उसे काइनेटिक फ्रिक्शन बोला जाता है। और ये फिक्स्ड वैल्यू लगता है Fk, विच इज म्यू के इंटू एन। ये जो म्यू के है इसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इसकी वैल्यू म्यू एस से थोड़ी छोटी होती है। म्यू के इज स्लाइटली लेस देन म्यू एस। क्यों? क्योंकि जब स्लिपिंग हो रही है दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच, तो इंटरलॉक्स को उतना टाइम नहीं मिलेगा, दे विल नॉट गेट इनफ टाइम टू फॉर्म, उतने अच्छे से फॉर्म नहीं हो पाएंगी। इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट से थोड़ा कम होता है। सेम सरफेसेस जैसे ग्लास और वुड का म्यू एस जो होगा वो स्लाइटली होता है ग्लास और वुड के म्यू के। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में डेटा नहीं दिया हुआ है कुछ, हम म्यू के और उसी को म्यू एस मानेंगे। बहुत बार क्वेश्चन में सिंगल म्यू दिया होगा, तब वही आपको म्यू के मानना होगा और वही म्यू एस मानना होगा। फिर से इसका थियरी पर ध्यान दें। स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब स्लिपिंग नहीं हो सरफेसेस के बीच, एंड इट इज सेल्फ एडजस्टिंग।
ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग, ये अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, 0 से लेकर एक मैक्सिमम वैल्यू तक एडजस्ट कर सकता है। और वो अगर इसके बीच में 0 से लेकर FL के बीच में कोई वैल्यू एक्वायर करके अगर स्लिपिंग को रोक सके तो वो रोक उतनी वो वैल्यू एक्वायर कर। वही बात करें अगर म्यू के की, तो म्यू के जो लगता है वो एक फिक्स वैल्यू लगता है, कितना एफ के जो लगता है फिक्स वैल्यू लगता है, इट इज म्यू के इनटू एन। नाउ तो हम एक एग्जांपल से शुरू करेंगे। पहला सीपीएस का पहला क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, ध्यान से देखेंगे। ये इस टाइप का मैंने पिछली क्लास में कराया था, लेकिन आज डेटा के साथ एक ब्लॉक है मास 5 kg का। 5 kg का अगर ये ब्लॉक है, इसका मास 5 kg है, तो इस पर ग्रेविटी लग रही होगी नीचे की तरफ को, और वो लग रही होगी 50 न्यूटन। ग्रेविटी तो 50 न्यूटन लगेगी नीचे की तरफ को, और नॉर्मल ऊपर की तरफ को लगेगा, तो नॉर्मल ऊपर की तरफ को लग रहा होगा। ये नॉर्मल ग्रेविटी के बराबर होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वाई डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं होगा इसका, वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0 है इसका। ना तो ये जमीन के अंदर घुस रहा होगा, ना हवा में उड़ रहा होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में इसका मोशन हो सकता है। एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई जा रही है, इस तरीके से है। पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं सीपीएस का। तो उसने बोला है इट इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स F towards right. Find frictional force acting on the block when F is 5 Newton, when F is 25 Newton, when F is 50 Newton. Given that mu S की वैल्यू दी हुई है हमें 0.6 और mu K की वैल्यू दी हुई है 0.5 और G की वैल्यू हमें लेनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये डेटा हमें दिया हुआ है, मतलब mg जो हो जाएगा ये हम 5 into 10 मतलब 50 न्यूटन। तो y डायरेक्शन में अब फ्रिक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कुछ स्टेप्स हैं। जब भी फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो जाता है क्वेश्चन में, तो कुछ स्टेप्स को हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे न्यूटन्स लॉज में भी हम कुछ स्टेप्स को देख रहे थे, अगर याद हो आपको न्यूटन्स लॉज में सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाइंग द सिस्टम, दूसरा स्टेप होता है आइडेंटिफाई द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम, तीसरा स्टेप होता है breaking choosing a proper coordinate system and breaking the component of force along those coordinate axes। वो न्यूटन्स लॉ में हमने देखा था। फ्रिक्शन अगर न्यूटन्स लॉ की प्रॉब्लम के साथ ही फ्रिक्शन भी अगर इन्वॉल्व होने लग जाए, तो फिर फ्रिक्शन की प्रॉब्लम्स में एक दो चीजों का और ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें जो पहला स्टेप ध्यान में रखना है, स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम जब भी फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगा तो पहला स्टेप जो है स्टेप नंबर 1, फ्रिक्शन प्रॉब्लम को कैलकुलेट करने के लिए कि फ्रिक्शन कैलकुलेट करने से पहले हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल। पहले नॉर्मल कैलकुलेट करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन कितना लग सकता है या कितना लगेगा ये नॉर्मल पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला स्टेप, कभी भी फ्रिक्शन इन्वॉल्व है किसी क्वेश्चन में, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है क्या? फाइंड नॉर्मल फोर्स। तो एनालाइज द फोर्सेस, एनालाइज द फोर्सेस परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस, एनालाइज द फोर्सेस परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस एंड फाइंड नॉर्मल फोर्स। तो ये ध्यान में रखना है बेटा, ये सबसे पहली बात ध्यान में रखनी है कि परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस एनालाइज करना है और नॉर्मल फोर्स फाइंड करनी है। दूसरा, फाइंड लिमिटिंग फ्रिक्शन FL, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो कि होता है म्यू एस इंटू एन। तो दूसरा स्टेप है म्यू एस इंटू एन फाइंड करना है। तीसरा, फाइंड F रिक्वायर्ड। नाउ व्हाट इज F रिक्वायर्ड? रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, रिक्वायर्ड, F रिक्वायर्ड का मतलब है कितने फ्रिक्शन की जरूरत है। किस चीज के लिए जरूरत? स्लिपिंग को अवॉइड करने के लिए। क्योंकि फ्रिक्शन क्या चाहता है? फ्रिक्शन चाहता है स्लिपिंग ना हो। तो फाइंड F रिक्वायर्ड। F रिक्वायर्ड का मतलब है फाइंड
friction required to stop या avoid slipping, to avoid slipping. Slipping avoid करने के लिए जो friction required है that is F required. तो F required हम find करेंगे. क्या किया हमने? सबसे पहले परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एनालाइज किया, परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस, और नॉर्मल फोर्स निकाली. फिर दूसरे स्टेप में लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाला, फिर तीसरे स्टेप में रिक्वायर्ड फ्रिक्शन निकाला, फिर चौथे स्टेप में हम लिमिटिंग फ्रिक्शन और रिक्वायर्ड फ्रिक्शन को आपस में कंपेयर करेंगे, और यहीं से हमें पता चलेगा कि फ्रिक्शन स्टैटिक लगना है या काइनेटिक लगना है. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है. हमें ये डिसाइड करना कि फ्रिक्शन स्टैटिक है या काइनेटिक. सबसे ज्यादा गलतियां इसी चीज में होती हैं. कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं, कैसे हम पता लगा सकते हैं? चौथा स्टेप, F required is less than FL. अगर रिक्वायर्ड फ्रिक्शन लिमिटेड फ्रिक्शन से कम है तो जो फ्रिक्शन लगेगा इट विल बी स्टैटिक फ्रिक्शन, और वो F required के बराबर ही लग जाएगा. एंड देयर विल बी नो स्लिपिंग, और स्लिपिंग नहीं होगी दोनों सरफेसेस के बीच. इसी में इफ F required is equal to limiting friction, हो सकता है ऐसा कि रिक्वायर्ड फ्रिक्शन जस्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है. उस केस में भी फ्रिक्शन अभी स्टैटिक ही लगेगा और वो F लिमिटिंग के बराबर लगेगा, और अभी भी स्लिपिंग नहीं होगी. एक्चुअली दिस विल बी द केस ऑफ जस्ट स्लिप. मतलब अब स्लिप करने ही वाला है, जस्ट अगले मोमेंट पे स्लिप करने ही वाला है. और फाइनल लास्ट, इफ F required is greater than FL. अगर रिक्वायर्ड फ्रिक्शन ज्यादा है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, जितना फ्रिक्शन की जरूरत है वो जितना लग सकता है फ्रिक्शन उससे ज्यादा है, हो सकता है बट दिख ना रहा हूं, अलग से लिख सकता हूं. इसी का चौथा स्टेप है, इफ F required is greater than F limiting, if required friction is greater than limiting friction, then तब जो फ्रिक्शन लगता है it will be kinetic. तब काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा, which will be mu k into n, and there will be slipping, और स्लिपिंग होने लगेगी दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच. फिर से ध्यान से देखिए, जो मैं ये प्रोसीजर आपको बता रहा हूं ये बुक्स में लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको कहीं पे, ये बुक्स में नहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको, और अलग अलग तरीके से बुक्स में लिखा हुआ होता है, लेकिन ये अलग अलग बुक्स से ऑब्जर्व करके ये मेथड निकाला गया है. जब भी फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो तो ये स्टेप्स आपको ध्यान में रखने हैं. सबसे पहली बात नॉर्मल फोर्स पता करनी है, फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन पता करना है, फिर रिक्वायर्ड फ्रिक्शन पता करना है, फिर कंपेयर करना है रिक्वायर्ड फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन को आपस में, और तब डिसाइड कर सकते हैं आप कि फ्रिक्शन स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक लगेगा. इफ रिक्वायर्ड फ्रिक्शन इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, जितनी जरूरत है वो मैक्सिमम से कम है, तो फिर वो स्लिपिंग को रोक देगा, फ्रिक्शन स्लिपिंग को रोक देगा, उसके साथ फ्रिक्शन स्टैटिक लगेगा. अगर जस्ट दोनों बराबर है रिक्वायर्ड और लिमिटिंग, तो दैट इज द केस ऑफ जस्ट स्लिप, और अगर ज्यादा की जरूरत है लिमिटिंग से तब फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक नेचर का. तो इस बात को ध्यान में रखते हुए प्लीज ये वाला प्रॉब्लम जरा सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. कौन सा? ये पहला प्रॉब्लम जो है हमारा सीपीएस का. तो फर्स्ट प्रॉब्लम में 5 kg का ब्लॉक दिया हुआ है, एक सिंपल हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे रखा है, और इसका ये दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस म्यू एस दिया है, म्यू के दिया है, और जी की वैल्यू दी है. तो सबसे पहला स्टेप, एनालाइज द फोर्सेस परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस. तो परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस अगर एनालाइज करें तो ये वाई डायरेक्शन में नॉर्मल और mg बराबर होने चाहिए, क्योंकि वाई डायरेक्शन में एक्सलेशन 0 है, एक्सलेशन इन वाई डायरेक्शन इज 0, सो नॉर्मल शुड बी इक्वल टू mg. तो नॉर्मल mg के बराबर हो गया. या यहां लिखता हूं मैं जरा कि ay इज 0, देयरफॉर नॉर्मल शुड बी इक्वल टू mg. तो नॉर्मल की वैल्यू भी 50 न्यूटन हो गई. ध्यान देंगे नॉर्मल की वैल्यू हमेशा 50 न्यूटन नहीं होगी, अभी है, हमेशा होना जरूरी नहीं है. नाउ यहां पर से अगर देखेंगे तो नॉर्मल 50 न्यूटन है,
अब नॉर्मल अगर 50 न्यूटन दिख गया आपको तो इसके बेसिस पे आप एफएल निकाल के रख सकते हैं, क्योंकि आपको म्यूएस दिया है क्वेश्चन में, म्यूएस 0.6 दिया हुआ है, तो एफएल की वैल्यू हो जाएगी 0.6 इंटू 50 विच इज इक्वल टू 30 न्यूटन। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन हो गया जो लग सकता है दोनों कॉन्टैक्ट सर्फेस के बीच। ज्यादा से ज्यादा जो फ्रिक्शन लग सकता है कितना लग सकता है, 30 न्यूटन। ठीक है, नाउ जो पहला सवाल हमें पूछा गया है यहां पर, वो पूछा गया है व्हाट विल हैपन इफ कैपिटल एफ इज 5 न्यूटन। पहला जो पार्ट है इसका ए, वह कैपिटल एफ अगर 5 न्यूटन है, अगर जो एक्सटर्नल फोर्स है ये 5 न्यूटन लग रही है तो क्या होगा, ब्लॉक मूव करेगा नहीं करेगा, करेगा तो कितना एक्सेलरेशन से करेगा, फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, कितना लगेगा, ये सारी बातें हमें बतानी है। तो कैपिटल एफ अगर 5 न्यूटन लग रहा है राइट साइड को, तो तीसरा स्टेप हमारा रिक्वायर्ड फ्रिक्शन निकालना होता है। रिक्वायर्ड मतलब कितने फ्रिक्शन की जरूरत है स्लिपिंग को रोकने के लिए। तो सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे फ्रिक्शन लगेगा किस तरफ। तो फ्रिक्शन अपोजेस स्लिपिंग, फ्रिक्शन जो है स्लिपिंग को रोकने की कोशिश करेगा। तो जब भी फ्रिक्शन की डायरेक्शन डिटरमाइन करनी हो तो ट्रिक बड़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रिक क्या है, एक तरीके से मेथड है। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए इमेजिन इफ देयर वाज नो फ्रिक्शन, अगर ये सरफेस स्मूथ होती, फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता। अगर ये सरफेस स्मूथ होती और ये कैपिटल एफ आप राइट को लगाते तो ये ब्लॉक राइट को भाग जाता। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये राइट को भाग जाता। तो फ्रिक्शन अगर नहीं होता तो क्या होता, स्लिपिंग हो जाती, और स्लिपिंग ऐसे होती कि ब्लॉक राइट को भागता। तो फ्रिक्शन स्लिपिंग को रोकने की कोशिश करता है, तो इसलिए ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन लगेगा जमीन के द्वारा, जमीन से लगने वाला फ्रिक्शन इसको स्लिपिंग को रोकने की कोशिश करेगा, तो ब्लॉक पर लेफ्ट हैंड साइड को लगेगा। तो सबसे पहली बात, ये फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा ये देखेंगे। अब कितना लगेगा, कैसा लगेगा, ये डिसाइड करने के लिए हमको रिक्वायर्ड फ्रिक्शन एफएल तो निकाल लिया हमने, अब जरूरत कितने की है। अगर यहां स्लिपिंग रोकनी है तो स्मॉल एफ की वैल्यू कैपिटल एफ के बराबर होनी चाहिए। तो कैपिटल एफ लग रहा है 5 न्यूटन, तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन भी कितना है, इट इज ऑल्सो 5 न्यूटन। नाउ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज 30 न्यूटन एंड रिक्वायर्ड फ्रिक्शन इज 5 न्यूटन। तो अगर जरूरत 5 न्यूटन की है और मैक्सिमम जो लग सकता है 30 न्यूटन लग सकता है, तो कैसा लगेगा और किस तरफ लगेगा। लेफ्ट को लगेगा तो हमने देख लिया। अब यहां पर एफ रिक्वायर्ड इज लेस देन एफ लिमिटिंग। जब एफ रिक्वायर्ड लेस देन एफ लिमिटिंग होगा तो फ्रिक्शन कैसे नेचर का लगेगा, स्टैटिक। तो यहां पर फ्रिक्शन लगेगा स्टैटिक नेचर का और 5 न्यूटन के बराबर ही लगेगा, क्योंकि 5 न्यूटन में ही हमारा काम हो जा रहा है, तो 5 ही न्यूटन लगेगा, उससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा और 5 न्यूटन लगेगा। तो ये 5 न्यूटन लगा तो ये भी 5 न्यूटन लगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो हो जाएगी इन एक्स डायरेक्शन, इट विल बी 0। मतलब ब्लॉक अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा। क्यों होगा एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0, क्योंकि 5 राइट को 5 लेफ्ट को, तो दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो मतलब ये ब्लॉक अभी हिल नहीं पाएगा। नाउ तो दूसरा है इसमें कैपिटल एफ 25 न्यूटन और तीसरा है कैपिटल एफ इज इक्वल टू 50 न्यूटन। तो ये स्टेप मैं मिटा रहा हूं, ये स्टेप प्लीज नोट डाउन कर लेंगे, ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं सारे स्टेप, इनको यूज करते रहेंगे हम लगातार। नाउ बी वाला जो पार्ट है इसमें वो है कैपिटल एफ इज इक्वल टू 25 न्यूटन। तो फिर से उस केस में भी एफ रिक्वायर्ड जो है वो फिर से 25 न्यूटन का है। रिक्वायर्ड फ्रिक्शन इज 25 न्यूटन, जो जरूरत है 25 न्यूटन की जरूरत है। नाउ और मैक्सिमम लग सकता है 30 न्यूटन। तो अभी भी एफ रिक्वायर्ड इज लेस देन एफ एल, तो एफ रिक्वायर्ड अभी भी एफ एल से छोटा है, तो फ्रिक्शन अभी भी स्टैटिक लगेगा और कितना लगेगा 25 न्यूटन एंड एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन विल आल्सो बी 0, वो अभी भी 0 ही होगा, मतलब ये स्लिपिंग नहीं होगी अभी। नाउ तीसरा जो पार्ट है इसका, उसमें वो बोल रहा है कैपिटल एफ इज इक्वल टू, उसमें बोल रहा है कैपिटल एफ इज इक्वल टू 50 न्यूटन। कितना बोला है इसने, कैपिटल एफ इज इक्वल टू 50 न्यूटन। तो अगर कैपिटल एफ 50 न्यूटन है, अब जो एफ रिक्वायर्ड है इट इज 50 न्यूटन, लेकिन 50 न्यूटन तो लग नहीं सकता, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम तो 30 न्यूटन लग सकता है। तो नाउ एफ रिक्वायर्ड इज ग्रेटर देन एफ एल, और अगर रिक्वायर्ड फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा होगा तो फ्रिक्शन काइनेटिक नेचर का लगेगा, और काइनेटिक नेचर का फ्रिक्शन जो लगता है वो लगता है म्यू के इंटू एन, और म्यू के म्यू एस के बराबर नहीं है, उससे थोड़ा छोटा दिया है, तो 0.5 इंटू नॉर्मल, नॉर्मल 50 था, तो ये 25 न्यूटन लगेगा। तो इस ब्लॉक पर
राइट साइड को F लग रहा होगा 50 न्यूटन और लेफ्ट साइड को फ्रिक्शन काइनेटिक लग रहा होगा और वो लग रहा होगा 25 न्यूटन। तो ये ब्लॉक एक्स डायरेक्शन में पक्का एक्सलेट करेगा क्योंकि 50 बड़ा है 25 से, राइट साइड की फोर्स ज्यादा बड़ी है लेफ्ट हैंड साइड की फोर्स से। तो जो वैल्यू लगेगी, जो एक्सलेशन की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? तो एक्सलेशन की वैल्यू अगर निकालने की कोशिश करें तो न्यूटन्स लॉ लिखेंगे, राइट हैंड साइड के डायरेक्शन को पॉजिटिव ट्रीट करेंगे तो आएगा 50 माइनस 25 इज इक्वल टू 5 इंटू ए। तो 50 माइनस 25 इज 25, दिस 5 इंटू ए, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सलेशन की वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितना एक्सलेशन होगा इस ब्लॉक का? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर राइट हैंड साइड को, अगर कैपिटल एफ लगा 50 न्यूटन का। ध्यान देंगे यहां एफ के अलग है एफएल से, तो जब स्लिपिंग होने लग गई तो फिर फ्रिक्शन जो लगेगा वो काइनेटिक नेचर का लगने लगेगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना हमको आना चाहिए। प्लीज नोट करेंगे क्वेश्चन का सोल्यूशन इंपॉर्टेंट है। अब इसी टाइप के सवाल में एक ग्राफ हम बनाएंगे, बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बहुत बार पूछा जाता है अलग अलग तरीके से। तो ग्राफ जो है वो है ये सिंपल सा एम मास का ब्लॉक है, इस फ्रिक्शन कोफिशिएंट यहाँ का म्यू एस है और ये म्यू के है, म्यू के इज स्लाइटली लेस देन म्यू एस। ये कैपिटल एफ आप अप्लाई कर रहे हैं और कैपिटल एफ वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब आप इसको चेंज करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं धीरे धीरे। शुरुआत में 0 है, फिर 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, ऐसे करके बढ़ाते जा रहे हैं, वेरिएबल है। नाउ ग्रेविटी नीचे लग रही है mg, नॉर्मल ऊपर की तरफ को लग रहा है और ये है हॉरिजॉन्टल फोर्स है। तो फ्रिक्शन ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड को लगेगा क्योंकि ब्लॉक राइट हैंड साइड को स्लिप करने की कोशिश करेगा। फ्रिक्शन नहीं है तो राइट हैंड साइड को स्लिप करने की कोशिश करेगा, इसलिए फ्रिक्शन लेफ्ट हैंड साइड को लगेगा। ठीक है। नाउ जो ग्राफ हमें यहां प्लॉट करना है, ये ग्राफ प्लॉट करना है स्मॉल एफ वर्सेस कैपिटल एफ का। स्मॉल एफ वर्सेस कैपिटल एफ का ग्राफ प्लॉट करना है। मतलब स्मॉल एफ मतलब फ्रिक्शन, कैपिटल एफ मतलब स्मॉल एफ मतलब फ्रिक्शन और कैपिटल एफ मतलब एक्सटर्नल फोर्स। ये जो एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है, इन दोनों के बीच का ग्राफ प्लॉट करना है। तो ये ग्राफ अगर प्लॉट करने की कोशिश करें और देखें जरा कि क्या आएगा ये ग्राफ। तो सबसे पहली बात, जब कैपिटल एफ 0 है, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तब फ्रिक्शन भी 0 होगा। नाउ कैपिटल एफ 2 न्यूटन लगा जो कि कम है लिमिटिंग फ्रिक्शन से। यहां एक लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, जो एफएल की वैल्यू होगी इट विल बी म्यू एस इंटू एन, और एन की वैल्यू यहां पर mg के बराबर है फिलहाल, तो इसलिए एफएल की वैल्यू म्यू एस इंटू mg होगी। नाउ कैपिटल एफ थोड़ा बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन थोड़ा बढ़ेगा। तो जैसे 1 न्यूटन कैपिटल एफ किया तो फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन हो जाएगा, 2 न्यूटन कैपिटल एफ किया तो फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन हो जाएगा, 3 न्यूटन कैपिटल एफ किया तो फ्रिक्शन भी 3 न्यूटन हो जाएगा। तो फ्रिक्शन आप कैपिटल एफ बढ़ाएंगे तो स्मॉल एफ भी बढ़ता रहेगा। तो ये ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, लीनियर ग्राफ आएगा। और ये एंगल जो होगा ये एक्चुअली 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 45 डिग्री का एंगल? क्योंकि ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट एग्जैक्टली सेम है, मतलब कैपिटल एफ के बराबर ही स्मॉल एफ भी होगा। मतलब ये 5 न्यूटन है तो ये भी 5 न्यूटन होगा। लेकिन बढ़ते बढ़ते ये फ्रिक्शन जैसे ही अपनी लिमिटिंग वैल्यू पहुंच जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू कितनी है? म्यू एस इंटू एन। जैसे ही, और वो कब पहुंचेगा? जब एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू भी म्यू एस इंटू एन होगी, तो फ्रिक्शन भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाएगा। जब कैपिटल एफ की वैल्यू म्यू एस इंटू एन पहुंच जाएगी तो फ्रिक्शन भी अपनी मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू पहुंच जाएगा। अब जैसे ही आप कैपिटल एफ से थोड़ा ज्यादा करेंगे एक्सटर्नल फोर्स को, कैपिटल एफ से ज्यादा करेंगे अगर एक्सटर्नल फोर्स, तो फ्रिक्शन घट जाएगा। क्यों घटेगा? क्योंकि कैपिटल एफ से थोड़ा भी म्यू एस ये यहां पर आ चुका है जस्ट स्लिप की कंडीशन पे। इससे थोड़ा भी ज्यादा आपने कैपिटल एफ किया तो फिर अब फ्रिक्शन नहीं बढ़ सकता इससे ज्यादा, तो इसलिए वो अब घट जाएगा अचानक से, क्योंकि इसके बाद स्लिपिंग हो जाएगी। और स्लिपिंग अगर होगी तो फिर फ्रिक्शन काइनेटिक नेचर का लगने लगेगा। और दिया है क्वेश्चन में कि म्यू के इज लेस देन म्यू एस, तो फ्रिक्शन अचानक से घट जाएगा, अचानक से घट जाएगा थोड़ा। लेकिन फिर उसके बाद आप कैपिटल एफ कितना भी बढ़ाएं, उसके बाद कैपिटल एफ कितना भी बढ़ाएं,
म्यू के करीब करीब सेम रहेगा, म्यू के चेंज नहीं करेगा। तो ये म्यू के इंटू एन विच इज काइनेटिक फ्रिक्शन। ये एफ एल की वैल्यू थी और ये एफ के की वैल्यू है। तो ये जो यहां पर डिसकंटिन्यूटी आई इसको बोला जाता है किंक। क्या बोलते हैं इसको? किंक। ये किंक आया यहां पे ग्राफ में, एक डिसकंटिन्यू अचानक से चेंज हो गया वैल्यू, तो इसको किंक बोला जाता है या डिसकंटिन्यूटी बोली जाती है। इसको डिसकंटिन्यूटी भी बोला जाता है बहुत बार। तो डिसकंटिन्यूटी आ गई ग्राफ में या किंक आ गया ग्राफ में। नाउ ये जो रीजन है पूरा, दिस इज रीजन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन का रीजन है और ये वाला रीजन जो है दिस इज रीजन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये काइनेटिक फ्रिक्शन का रीजन है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का रीजन है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन का रीजन है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा तो देयर विल बी नो स्लिपिंग, कोई स्लिपिंग नहीं होगी। और जब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तो देयर विल बी स्लिपिंग, तो ये स्लिपिंग होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन। यहां स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, यहां काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। तो ये ग्राफ आया हमारा स्मॉल एफ वर्सेस कैपिटल एफ का फॉर अ ब्लॉक केप्ट ऑन अ स्मूथ रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड एंड सम एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल एफ एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। तो ये ग्राफ ध्यान में रखेंगे। अगर म्यू एस म्यू के बराबर ही होता उस केस में ग्राफ में एक छोटा सा चेंज आ जाता कि ये ऐसे हो जाता, किंक नहीं आता। उस केस में स्मॉल एफ वर्सेस कैपिटल एफ ग्राफ में किंक नहीं आएगा। किंक क्यों आ रहा है? क्योंकि म्यू के छोटा है, थोड़ा सा छोटा है म्यू एस से, इसलिए किंक आ रहा है ग्राफ में। अगर दोनों बराबर हुए स्मॉल ये म्यू एस और म्यू के, तो फिर ग्राफ में किंक नहीं आएगा। उस केस में ग्राफ में किंक नहीं आएगा। ठीक है, तो ये देखना आना चाहिए आपको अच्छे से कि कैसे हम ये देख पा रहे हैं कि कितना किंक, कब किंक आ रहा है और कहां पर किंक आ रहा है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक है हमारा, यहीं पर क्वेश्चन तो और करेंगे ये सीपीएस के, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पार्ट करेंगे, वो है इंक्लाइन पे फ्रिक्शन। इंक्लाइन प्लेन है अगर, तो फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन में फ्रिक्शन का बिहेवियर देखेंगे जरा। तो इमेजिन करिए ये हमारा एक इंक्लाइन प्लेन है। तो इंक्लाइन प्लेन आप समझते होंगे मोस्ट प्रोबेबली, नहीं समझते हैं तो सिंपल सी बात है कि ऐसे हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे इंक्लाइंड है सरफेस, तो उसको हम इंक्लाइन प्लेन बोलते हैं। टेढ़ी सरफेस है, हॉरिजॉन्टल नहीं। तो सबसे पहली बात, अगर ये स्मूथ हो, फॉर एग्जाम्पल ये स्मूथ है, अगर ये इंक्लाइन सरफेस स्मूथ है और यहां पर आपने एक ब्लॉक रखा हुआ है इस तरीके से, ये ब्लॉक m मास का है, तो इस पर ग्रेविटी लग रही है नीचे की तरफ को mg का एक कंपोनेंट डाउन द इंक्लाइन होगा और एक कंपोनेंट ऐसे परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन होगा। मैं कंपोनेंट में तोड़ सकता हूं। इसके अलावा नॉर्मल ऐसे करके लगेगा इस पे। अब ये थीटा 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये मैं बहुत बार कर चुका हूं पहले, इसलिए जल्दी से दिखा रहा हूं ये आपको। mg का परपेंडिकुलर टू द कंपोनेंट, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा mg cos थीटा, पास वाला cos, और पैरेलल टू द सरफेस जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा mg sin थीटा, पास वाला cos, दूर वाला sin, पास वाला cos, दूर वाला sin। तो mg cos थीटा, mg sin थीटा। नाउ ये जो एक्सेलेरेशन होगा, ये डाउन द इंक्लाइन अगर एक्सेलेरेट करेगा ये ब्लॉक, क्यों? क्योंकि नॉर्मल तो mg cos थीटा को बैलेंस कर देगा, इस डायरेक्शन में इंक्लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्लॉक नहीं मूव कर सकता, लेकिन पैरेलल डायरेक्शन तो मूव कर सकता है। और डाउन द इंक्लाइन जो फोर्स लग रही है वो लग रही है mg sin थीटा, तो mg sin थीटा को तो कोई बैलेंस करने वाला है नहीं, इसलिए ये डाउन द इंक्लाइन एक्सेलेरेट करेगा। और कितने एक्सेलेरेशन से? तो mg sin थीटा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी g sin थीटा। नाउ ये तो दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ये बल्कि बाय हार्ट याद भी होना चाहिए। अगर एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक रखा हुआ है, थीटा एंगल का इंक्लाइन प्लेन है, तो कितने एक्सेलरेशन से ब्लॉक एक्सेलेरेट करेगा डाउन द इंक्लाइन? अगर आपने छोड़ दिया उसको, तो इट विल एक्सेलेरेट डाउन द इंक्लाइन विद एक्सेलरेशन g sin थीटा। अब इसी इंक्लाइन में, अब ये रफ है सच दैट इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है म्यू। स्टैटिक काइनेटिक दोनों सेम है फिलहाल,
तो म्यू फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है इसका, और इस पे ये ब्लॉक रखा हुआ है m मास का। अब क्या होगा, क्या अभी भी ये पक्का डाउन द इंक्लाइन स्लिप करेगा? जरूरी है डाउन द इंक्लाइन स्लिप करे? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अब इस केस में अलग अलग केसेस पॉसिबल है। इसमें हो सकता है ब्लॉक स्लिप ही ना करे, ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है स्लिप करे। तो इसमें अलग अलग केसेस पॉसिबल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये एक सिंपल सा एग्जांपल लें, मतलब ये बुक को मैं इंक्लाइन प्लेन की तरह यूज करूं अगर, और यहां पर से ये इस तरीके से ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो ये ब्लॉक को मैं अगर यहां पर से रिलीज कर दूं, ये नीचे स्लिप कर रहा है, देखें अगर आप ध्यान से, स्लिप कर रहा है ये। लेकिन अगर एंगल ऑफ इंक्लाइन इतना है फॉर एग्जांपल, तो अब ये स्लिप नहीं कर रहा है। तो अगर मैं एंगल ऑफ इंक्लाइन फॉर एग्जांपल चेंज करता जाऊं, धीरे धीरे बढ़ाता जाऊं, तो ये अभी तो हॉरिजॉन्टल है, फिर थोड़ा बढ़ाया एंगल ऑफ इंक्लाइन, थोड़ा बढ़ाया थोड़ा बढ़ाया, अभी भी ब्लॉक स्लिप नहीं किया, और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया, स्लिप नहीं किया, अब स्लिप कर गया। तो एक पर्टिकुलर एंगल पे स्लिप कर रहा है, उससे ज्यादा एंगल करूंगा तो ये स्लिप करेगा, पक्का स्लिप कर जाएगा उस एंगल से ज्यादा पे। लेकिन एक एंगल से कम एंगल अगर होगा इंक्लाइन का तो ये स्लिप नहीं करेगा। तो एक स्पेशल एंगल है जिस एंगल पे स्लिपिंग स्टार्ट हो रही है, उस एंगल से कम एंगल होगा इंक्लाइन का तो स्लिपिंग नहीं होगी, और उससे ज्यादा एंगल होगा तो स्लिपिंग होगी। तो हमको वही एंगल निकालना है। तो जरा देखें, तो सबसे पहले फोर्सेस एनालाइज करेंगे अपने ब्लॉक पे। तो ग्रेविटी तो नीचे की तरफ को लग रही है mg, mg का एक कंपोनेंट डाउन द इंक्लाइन है, पैरेलल टू द इंक्लाइन ऑब्वियसली, और एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन है। नाउ ये एंगल है थीटा, ये हो गया mg cos थीटा, और ये हो गया mg sin थीटा, और इस तरफ को ये नॉर्मल फोर्स। नाउ यहां पर अगर आप देखेंगे फ्रिक्शन इन्वॉल्व है क्योंकि, तो सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे परपेंडिकुलर टू द सरफेस। परपेंडिकुलर टू द सरफेस एनालाइज करेंगे तो नॉर्मल शुड बी इक्वल टू mg cos थीटा, नॉर्मल डायरेक्शन में देखें। अब म्यू फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, तो दूसरा स्टेप लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल के रख लेंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू इनटू n, तो ये हो जाएगा म्यू mg cos थीटा, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया। अब उसके बाद हम रिक्वायर्ड फ्रिक्शन निकालेंगे। तो पहली बात फ्रिक्शन लगेगा किस तरफ, तो फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये mg sin थीटा ब्लॉक को नीचे स्लिप करने की कोशिश कर रहा है। तो ब्लॉक की टेंडेंसी किस तरफ स्लिप करने की है, उसकी टेंडेंसी है डाउन द इंक्लाइन स्लिप करने की। तो इट हैज द टेंडेंसी टू स्लिप डाउन द इंक्लाइन, तो इसलिए फ्रिक्शन जो लगेगा वो अप द इंक्लाइन लगेगा। ठीक हो गया, फ्रिक्शन लगेगा अप द इंक्लाइन। नाउ अगर ये फ्रिक्शन mg sin थीटा से कम हुआ तो फिर ये ब्लॉक स्लिप कर जाएगा। लेकिन जो ये फ्रिक्शन लग सकता है, अगर mg sin थीटा से ज्यादा लग सकता है तो फिर ये ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा। तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर हम केस लेंगे जो इट विल बी द केस ऑफ जस्ट स्लिप। ये जस्ट स्लिप का केस हम इमेजिन करेंगे। यहां पर जस्ट स्लिप के केस में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा वो लगेगा जस्ट स्लिप के केस में। तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन जो है, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन इज mg sin थीटा एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन इज म्यू mg cos थीटा। जस्ट स्लिप के केस में रिक्वायर्ड और लिमिटिंग जस्ट बराबर होते हैं, तो ये हो जाएगा mg sin थीटा इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा। तो यहां पर से अगर देखेंगे तो ये आ रहा है tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, मतलब अगर tan थीटा म्यू के बराबर है तो मेरा सिस्टम जस्ट स्लिप की कंडीशन में होगा। इफ tan थीटा इज इक्वल टू म्यू देन आवर सिस्टम विल बी इन द कंडीशन ऑफ जस्ट स्लिप। तो दूसरी बात, नो स्लिप, अगर स्लिप नहीं होना है, स्लिप नहीं होना है तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन शुड बी लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये हो जाएगा mg sin थीटा शुड बी लेस देन म्यू mg cos थीटा। mg से mg कटा, ये cos थीटा लेफ्ट हैंड साइड आया तो डिनोमिनेटर में आएगा तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा, tan थीटा लेस देन म्यू। तो अगर tan थीटा म्यू से छोटा है तो दैट इज द केस ऑफ नो स्लिप, मतलब अगर tan थीटा म्यू से छोटा है तो ये ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा। और तीसरा केस है स्लिप का केस, कि कब स्लिप करेगा। स्लिपिंग तब होगी अगर रिक्वायर्ड फ्रिक्शन इज लेस देन लिमिटिंग, ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन।
तो एफ रिक्वायर्ड अगर ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन है तो स्लिपिंग हो जाएगी। एफ रिक्वायर्ड है mg sin थीटा, तो mg sin थीटा इज ग्रेटर देन एफ लिमिटिंग विच इज mg cos थीटा, सॉरी म्यू mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा। तो यहां पर mg से mg कैंसिल हो जाएगा, म्यू mg cos थीटा, mg से mg कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा को लेफ्ट हैंड साइड लाए तो tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू, मतलब अगर tan थीटा म्यू से बड़ा है तो इट विल बी एट द कंडीशन ऑफ स्लिपिंग, तब स्लिप होगा। अगर tan थीटा म्यू से छोटा है तो स्लिप नहीं होगा, और tan थीटा अगर एग्जैक्टली म्यू के बराबर है तो दैट विल बी द केस ऑफ जस्ट स्लिप। अगर tan थीटा एग्जैक्टली म्यू के बराबर है तो दैट विल बी द केस ऑफ जस्ट स्लिप। तो ये जो एंगल आया यहां से, इसको आप लिख सकते हैं ये स्पेशल एंगल जब जस्ट स्लिप हो रहा है तो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू को लिखने का दूसरा तरीका है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। तो थीटा अगर tan इनवर्स म्यू के बराबर है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, तो दैट इज द केस ऑफ जस्ट स्लिप। इफ थीटा इज ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू, थीटा बड़ा है अगर tan इनवर्स म्यू से, तो एंगल ज्यादा होने पे स्लिपिंग होगी या नहीं होगी? होगी। तो इफ थीटा इज ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू देन देयर विल बी स्लिपिंग। इफ थीटा इज ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू देन देयर विल बी स्लिपिंग। एंड इफ थीटा इज लेस देन tan इनवर्स म्यू, इफ थीटा इज लेस देन tan इनवर्स म्यू देन देयर विल बी नो स्लिपिंग। तो उस केस में स्लिपिंग नहीं होगी। तो इस तरीके से ये देखना आपको आना चाहिए। दिस स्पेशल एंगल, द एंगल ऑफ इंक्लाइन एट विच देयर इज द केस ऑफ जस्ट स्लिप इज कॉल्ड एंगल ऑफ स्लिप। उसे बोला जाता है एंगल ऑफ स्लिप। क्या बोला जाता है इसे? एंगल ऑफ स्लिप व्हेन इट इज जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा एंगल है इंक्लाइन का, फॉर एग्जाम्पल थीटा इज 60 डिग्री, थीटा इज 60 डिग्री। अब ये ब्लॉक रखा हुआ है और यहां पर जो म्यू है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है, इट इज फॉर एग्जाम्पल 0.5 और एंगल है या 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल है इंक्लाइन का एंड म्यू है 0.5। तो आपको बताना है ये ब्लॉक स्लिप करेगा या रुका रहेगा, स्लिप करेगा या नहीं करेगा। तो अगर हमको ये आता है, ये नॉलेज हमने गेन कर ली है अगर, तो उसके बेसिस पे मैं जजमेंट बना सकता हूं। कैसे? दो वैल्यूज को कंपेयर करना है मुझे। ध्यान देंगे तभी वैलिड है जब और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, ग्रेविटी एंड नॉर्मल के अलावा। तो ग्रेविटी और नॉर्मल तो लगेगा ही। तो मैं ये पता लगा सकता हूं यहां पर, कैसे? दो वैल्यूज को कंपेयर करना है मुझे। ध्यान देंगे तभी वैलिड है जब और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, ग्रेविटी एंड नॉर्मल के अलावा। तो ग्रेविटी और नॉर्मल तो लगेगा ही। तो मैं ये पता लगा सकता हूं यहां पर व्हेन ओनली ग्रेविटी एंड नॉर्मल आर एक्टिंग एंड नो अदर एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, देन tan थीटा और म्यू की वैल्यू को कंपेयर करके मैं पता लगा सकता हूं कि ये स्लिप करेगा या नहीं करेगा। तो tan थीटा की वैल्यू tan 30 डिग्री इज 1/√3 और म्यू की वैल्यू जो है इट इज 0.5, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू है 0.5। दोनों कंपेयर करें तो 1/√3 की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए आपको। इसको आप √3/3 लिख सकते हैं। ये करना आता होगा मोस्ट प्रोबेबली। 1/√3 को इंटू √3/√3 कर देंगे तो डिनोमिनेटर में √3 इंटू √3 हो जाएगा। तो ये आ गया √3 विच इज अप्रोक्सीमेटली 1.732/5। तो ये हो गया 0.5 फिर 237 फिर 227 तो 0.577। तो tan थीटा की वैल्यू आ रही है 0.577 एंड म्यू की वैल्यू दी है 0.5। तो कौन लड़ाई जीत रहा है? म्यू लड़ाई जीत रहा है या थीटा लड़ाई जीत रहा है? थीटा स्लिपिंग करवाना चाहता है और म्यू स्लिपिंग रोकना चाहता है। थीटा स्लिपिंग करवाना चाहता है, म्यू स्लिपिंग रोकना चाहता है। तो कौन लड़ाई जीत रहा है इस केस में? म्यू लड़ाई जीत रहा है या थीटा लड़ाई जीत रहा है? थीटा लड़ाई जीत रहा है। यहाँ 0.577 बड़ा नंबर है कंपेयर टू 0.5, इसलिए यहां पर स्लिपिंग होगी और पक्का होगी और ये ब्लॉक नीचे की तरफ को एक्सलेट करेगा। ठीक हो गया।
दूसरी बात जो यहाँ याद रखने वाली है इसी में, वो है अगर ब्लॉक स्लिप करेगा तो कितने एक्सेलरेशन से करेगा। इफ ब्लॉक विल स्लिप देन इट विल स्लिप विथ हाउ मच एक्सेलरेशन। तो जब ये मिटा रहा हूं मैं, तो जब ये इंक्लाइन, स्मूथ इंक्लाइन पे स्लिप कर रहा था, तब एक्सेलरेशन जो था वो था g sin थीटा। नाउ इफ tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू, इफ tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू, तो ये पक्का स्लिप करेगा। tan थीटा अगर म्यू से बड़ा है तो स्लिप करेगा। उस केस में डाउन द इंक्लाइन लगेगी mg sin थीटा और अप द इंक्लाइन लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन विच विल बी म्यू एन, जो कि हो जाएगा म्यू mg cos थीटा, और एक्सेलरेशन ऑब्वियसली डाउन द इंक्लाइन होगा। तो न्यूटन्स लॉ जो आ जाएगा वो आ जाएगा mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो m कैंसिल हुआ तो a की वैल्यू आ गई g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। ये भी बाय हार्ट याद रखना है, ये बाय हार्ट याद रखना है। ये भी याद रखना है स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे कितने एक्सेलरेशन से डाउन द इंक्लाइन जाएगा ब्लॉक, g sin थीटा। और रफ इंक्लाइन प्लेन पे अगर रफ है एंड tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू तो स्लिप करेगा। अगर tan थीटा म्यू से छोटा हुआ तब तो स्लिप करेगा ही नहीं, उस केस में तो एक्सेलरेशन जीरो ही होगा। बट इफ tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू तो स्लिपिंग होगी, और स्लिपिंग होगी तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा ये बाय हार्ट याद रखना है। कितना एक्सेलरेशन होगा, g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। सो a इज इक्वल टू g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। एक्सेलरेशन जो हो जाएगा इंक्लाइन प्लेन के अलोंग ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो हो जाएगा विल बी g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। क्या ये बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से ये कुछ बेसिक चीजें हैं इंक्लाइन प्लेन पे स्लिपिंग के बारे में जो आपको याद रखनी, ठीक है। हाँ, तो इसी में आगे बढ़ेंगे। तो अगला प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक ऑफ मास m एंड द इंक्लाइन इज म्यू एस इज इक्वल टू 0.3। तो एक इंक्लाइन पे ब्लॉक रखा हुआ है और क्वेश्चन ऑफ फ्रिक्शन 0.3 है। What can be the maximum angle theta of the incline with the horizontal so that the block does not slip on the plane? आसान क्वेश्चन है। अगर आपको ये सिंपल सा कंसेप्ट अभी जो हमने पढ़ा वो याद हो अगर, तो यहाँ म्यू एस दिया हुआ है 0.3 और हमसे पूछा हुआ है what can be the maximum angle theta। थीटा कितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, ये थीटा कितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा कि सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द प्लेन, कि ब्लॉक प्लेन पर स्लिप ना करे। तो स्लिप ना होने के लिए म्यू एस शुड बी ग्रेटर देन tan थीटा। तो स्लिपिंग नहीं होने के लिए म्यू एस को tan थीटा से बड़ा होना पड़ेगा, या थीटा शुड बी लेस देन tan इनवर्स म्यू एस। तो थीटा शुड बी लेस देन tan इनवर्स म्यू एस की जगह आ जाएगा 0.3। अब tan इनवर्स 0.3 कुछ एंगल होगा, हो सकता है कुछ जैसे 1/√3 जो होता है 0.5 समथिंग होता है, तो 30 डिग्री से भी छोटा एंगल होगा, कुछ 20 डिग्री 18 डिग्री कुछ हो सकता है tan इनवर्स 0.3। वो एंगल निकालना नहीं सीखना हमको, वो तो कैलकुलेटर से निकल जाएगा। तो यहाँ पर आंसर केवल यहीं पर छोड़ देंगे, tan इनवर्स 0.3। थीटा इज लेस देन tan इनवर्स 0.3, इक्वल टू भी कर सकते हैं क्योंकि इक्वल टू में भी वो स्लिप नहीं करेगा, उससे ज्यादा होगा एंगल तो स्लिप करेगा। तो आंसर हो जाएगा 0.3। इसका बी पार्ट, इफ द एंगल मेक्स एन इंक्लाइन थीटा बाई 2 विद द हॉरिजॉन्टल फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक। तो अगर एंगल थीटा बाई 2 है, थीटा इज tan इनवर्स 0.3, तो अगर इससे कम एंगल है, इससे आधा एंगल है, तो उस केस में मतलब ये एंगल जो है वो थीटा बाई 2 है, तो स्लिपिंग होगी या नहीं होगी। एंगल अगर एंगल ऑफ स्लिप से छोटा है, या एंगल ऑफ स्लिप इज tan इनवर्स 0.3, उसका आधा है, तो देयर विल बी नो स्लिपिंग। तो उस केस में स्लिपिंग नहीं होगी। तो उस केस में जो फ्रिक्शन लगेगा वो कितना लगेगा, फ्रिक्शन जो लगेगा ऊपर की तरफ को लगेगा, और फ्रिक्शन की वैल्यू होगी
mg sin थीटा बाई 2 के बराबर। फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक नेचर का लगेगा फ्रिक्शन, क्योंकि डाउन द इंक्लाइन mg sin थीटा लगेगा sin थीटा बाई 2, तो फ्रिक्शन उतना ही लग जाएगा ऊपर की तरफ को स्टैटिक नेचर का। तो बस हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ sin थीटा बाई 2 निकालना है एक तरीके से। अब मुझे tan थीटा की वैल्यू पता है, tan थीटा की वैल्यू है 0.3, tan थीटा की वैल्यू 0.3 दे रखी है, तो मुझे वहां से sin थीटा बाई 2 निकालना है। अब ये मैथमेटिक्स हो गई, यहाँ पर मैथमेटिक्स है थोड़ी सी, यहाँ पे थोड़े मैथमेटिक्स के फॉर्मूले आने पड़ेंगे आपको कि tan थीटा अगर आपको पता है तो वहां से आप sin थीटा बाई 2 कैसे निकाल सकते हैं। तो यहां पर डबल एंगल फॉर्मूले आने पड़ेंगे आपको। tan 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan a प्लस b होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से tan थीटा का जो फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब 2 थीटा की जगह अगर आप थीटा रख देंगे तो थीटा की जगह थीटा बाई 2 रखना पड़ेगा, क्योंकि इस एंगल को आपने आधा किया तो ये एंगल को भी आधा करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां पर आपको tan थीटा पता है, tan थीटा की वैल्यू है 0.3, तो ये है 0.3। आपको tan थीटा बाई 2 निकालना है, तो tan थीटा बाई 2 को मान लेते हैं x, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 0.3 माइनस 0.3 इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहां आएगा तो 0.3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 0.3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 0.3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 0.3 इंटू 0.3 अपॉन 2a। ऑब्वियसली नेगेटिव वाला आंसर नहीं होगा, केवल पॉजिटिव वाला आंसर होगा। x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 प्लस रूट ऑफ, यह आ जाएगा 0.09, ये 4 कॉमन होके बाहर आएगा तो 2 रूट ऑफ 1.09 अपॉन 2। तो ये आ गई tan थीटा बाई 2 की वैल्यू। तो tan थीटा बाई 2 अगर आपको पता चला तो यहां से फिर आप sin थीटा बाई 2 निकाल सकते हैं। खैर वो कैलकुलेशन नहीं कर रहे अभी हम, जरूरत नहीं हमें उसकी, लेकिन ये फॉर्मूला आपको निकालना आना चाहिए। तो कभी कभी इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर क्या चीज सीखी हमने, एक तो एंगल ऑफ इंक्लाइन सीखा। एंगल ऑफ इंक्लाइन से कम एंगल होगा, जस्ट एंगल ऑफ स्लिप। अगर इंक्लाइन का एंगल जस्ट tan इनवर्स म्यू के बराबर होगा तो फिर वो जस्ट स्लिप की कंडीशन में पहुंचेगा। उससे ज्यादा एंगल होगा तो स्लिप होगा, उससे कम एंगल होगा तो स्लिप नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, अ ब्लॉक स्लाइड्स डाउन एन इंक्लाइन ऑफ एंगल 30 डिग्री विद एक्सीलरेशन g/4, देन फाइंड द काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। ये होमवर्क है, आसान क्वेश्चन है, जरा करके लाएंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 को। आसान क्वेश्चन है, मैंने अभी भी सिखाया आपको। अगर एक इंक्लाइन है, इंक्लाइन पे स्लिपिंग हो रही है, ब्लॉक रगड़ खाते हुए नीचे जा रहा है, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू होती है g sin थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। एक्सीलरेशन की वैल्यू होती है g sin थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन दिया हुआ है g/4 और थीटा की वैल्यू भी दे रखी है, तो वहां से जरा म्यू की वैल्यू निकालिए। तो अगली क्लास में मैं यहीं से शुरुआत करूंगा यानी क्वेश्चन का सोल्यूशन करके। तो एक बार ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे इसके आगे अगली क्लास में। तो फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, जैसे मैंने पहले भी बताया क्लास की शुरुआत में और चैप्टर की शुरुआत में भी। तो प्लीज इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस करिए। अभी बहुत स्लो चलूंगा मैं ये फ्रिक्शन के दौरान, आई विल मूव वेरी स्लो, क्योंकि न्यूटन्स लॉ और फ्रिक्शन ये दो फंडामेंटल टॉपिक्स हैं जिन पर बाकी आगे की पूरी फिजिक्स बेस्ड है, इसलिए मैं बहुत स्लो चलूंगा। यहाँ पर काफी धीरे धीरे हम करेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे डीपीपी के थ्रू, असाइनमेंट्स के थ्रू, और फिर जब हो जाएगा तब आगे बढ़ेंगे। अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो प्लीज यूएसएस सॉल्व करिए पहले। अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है क्वेश्चंस करने में तो पहले यूनिवर्सल सेल स्कोरर सॉल्व करिए, मैंने आपको पीडीएफ भेजी है उसकी, तो उसको सॉल्व करिए प्लीज पहले, फिर एचसीवी भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हो जा रही है एचसीवी
यूएसएस ये हो जा रही है, तो फिर उसके बाद डीसी पांडे या सिंगेज सॉल्व कर सकते हैं। असाइनमेंट्स तो मैं दूंगा ही दूंगा कुछ टाइम के